हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, भयंकर सा चैप्टर है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है। इसका एक और प्यारा एक्सरसाइज है 3.4। इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट आर डी शर्मा का बुक होगा तो उसमें ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। इसके लिए भी आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था ना, एक बार देखना पड़ेगा ताकि आप डिटेल में समझ सको कि इस वाले एक्सरसाइज में आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, कैसे करनी है। और जो बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है अभी तक ना, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। और फिर भी अगर मान लो टाइम एकदम ही नहीं है तो मैं थोड़ा सा बेसिक से इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। उसके बाद आपको ये वाला एक्सरसाइज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरा आपसे एकदम बहुत बड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों, वीडियोस को शेयर जरूर करा करो, क्योंकि देखो यार, आरडी सर में बहुत ही मेहनत लगता है सोल्यूशन बनाने में। और अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो फिर मैं आगे की वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एनसीईआरटी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा शेयर करते भी हैं आपस में, और एनसीईआरटी पढ़ने वाले भी ज़्यादा बच्चे हैं। अगर आपके स्कूल में आरडी शर्मा चलता है तो केवल आप अकेले मत पढ़िए। अगर आपको मेरे वीडियोस फाइंड हो चुके हैं, मिल चुके हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, अन्य फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, उनको भी शेयर कीजिए ये वीडियोस। ठीक है बच्चे लोग। तो जब मेरे वीडियोस आरडी शर्मा वाले अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं मेरे आरडी शर्मा के वीडियो से भी, तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं इसे डिसकंटिन्यू भी कर सकता हूँ। तो चलो छोड़ो वो सब बातें, फिलहाल हम लोग आते हैं। अभी मैं फुल मोटिवेटेड हूँ और आज हम लोग करने वाले 3.4। इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एकदम हल्लू सा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, फिर भी समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो वो दो टाइप का होता है। एक तो कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था वो समझ लो। यानी कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, अगर उनका सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है, जैसे हमने पिछले वाले एक्सरसाइजेस में किया हुआ है ना, ग्राफ बना रहे थे हम लोग, तो एक दूसरे को कट कर रहा था। तो अगर कट कर रहा है तो सॉल्यूशन निकल करके आ रहा था। या फिर एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन चल रही थी तो वहाँ पर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो रहे थे, तो उनको ही कंसिस्टेंट कहा जाता है। और जहाँ पर पैरेलल लाइन बन जाता है, यानी कि हमने जब दो लाइन्स बनाए और वो दोनों पैरेलल हो गए, कट नहीं हुए कहीं पर, तो उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। अब हम लोग बार बार तो ग्राफ बना नहीं सकते, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, और यही तरीका मुझे भी पसंद है। इसीलिए मुझे ग्राफ वाला टेंशन ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये तरीका जब हमारे पास है तो हम क्यों ग्राफ वाला पढ़ रहे हैं जबरदस्ती का। देखो करना क्या है कि आप a1/a2 को कंपेयर करो b1/b2 का, यानी पहले वाले इक्वेशन के जो a वाले पार्ट होंगे उनका रेशियो निकालो, और फिर जो b वाले पार्ट है उनका रेशियो निकालो। अगर वो इक्वल नहीं है, वहीं पर अगर वो इक्वल नहीं है तो समझ जाना कि वो क्या होगा, जब आप उसका लाइन बनाओगे उन दोनों इक्वेशन का, तो वो आपस में कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। इस तरीके से एक दूसरे को कट करने वाली लाइन होंगे, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे यानी कि उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। ओके बच्चा लोग, समझ में आ गया। उसी तरीके से सेकेंड वाले में ये बोला जा रहा है कि अगर आपने a1 a2 को कंपेयर किया, फिर b1 b2 को कंपेयर किया, वो इक्वल हो गया आपस में, तो फिर एक काम करो, आप c1 और c2 को भी कंपेयर कर दो। और तीनों जब देखो कि तीनों का जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो समझ जाना कि वो जो लाइंस बनेंगी वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, और एक के ऊपर जब दूसरी लाइन बनती है तो उस कंडीशन में हमारे पास तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होता है। और लास्ट वाला कंडीशन है कि अगर a1 a2 बराबर आया b1 b2 के, लेकिन फिर वो दोनों c1 c2 के बराबर नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में जो लाइन होता है वो पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल लाइन में आप लोग जैसे पता है कि उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे इसको मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 3 के नाम से एक लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करना तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन वाले मिल जाएगा, आपको अलग से ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। चलो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमसे बोला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट होता है यहाँ पर, या कुछ और लिख दिया है, इनी निनी का तो लिखा हुआ है भैया, चाइनीज लैंग्वेज नहीं पता कहा है। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए था, बस यहाँ पर एफ छूट गया है, NIN के बाद एफ आना चाहिए था। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। यानी कि ये जो आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं सॉल्यूशंस के साथ, यानी सॉरी जो दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, पहले इनके सॉल्यूशंस ये चेक करने हैं कि कितने सॉल्यूशन है, क्या इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, या फिर इनके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो कैसे चेक करेंगे, बहुत ही आसान है। हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर कर देंगे। जैसे फिर मैंने आपको पीछे बताया कि जो जो कंडीशन फुलफिल करते जाएगा हम लोग समझ जाएंगे कि उसके कितने सॉल्यूशंस हैं। हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर उसको फाइंड करो। तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमने आप लोगों को मेथड सिखाया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, यानी कि कोई भी इक्वेशन में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसका हमारे पास आराम से आंसर आ जाता है। अगर हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तब, तो उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तब जब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलो पहले तो कंपेयर करके चेक करते हैं इनके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और हाँ, अगर आपकी इसके नोट्स भी चाहिए ना तो आप हमारे नोट्स जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, वहाँ पर मैं इसकी PDF अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे a1/a2 को। तो a1 कहाँ से मिलेगा सर, तो x के साथ जो भी नंबर है वो a1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 छुपा हुआ है, तो a1 जो है वो 1 है।
A2 कितना है तो x के साथ 3 है तो 3 है, तो 1/3 आ गया A1/A2 का वैल्यू। अब निकाल लो बगल में ही B1/B2 का भी वैल्यू। तो B1 कितना है सर, ये -3 जो है वो B1 है, y के साथ जो भी रहता है वो B रहता है, नीचे में y के साथ जो है वो B2 हो जाएगा, तो -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3 के टेबल से दोनों यानी कैंसिल हो जाएंगे। तो B1/B2 भी हमारे पास आ गया। अब अपन देखेंगे कि क्या यहाँ पर C1 एंड C2 क्या है भाई। तो C1 डिवाइड बाई अगर C2 करता हूँ तो देखो C1 हमारे पास 3 है और C2 हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म है ना वो हमारा C1 और C2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो A1/A2 था वो तो एकदम सेम टू सेम आ गया B1/B2 के जब हमने सॉल्व किया तो, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं C1/C2 के। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लाइन बनाओगे तो वो पैरेलल लाइन बन जाएगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट रहेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे सिंपल सा कि इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये हमको कहाँ से पता चला, हमको यहाँ से पता चल गया, क्योंकि हमने अभी इस चीज़ को पढ़ लिया पहले ही। तो इस तरीके से आपको पहला पार्ट करना था, बहुत ही आसान लगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 इन तीनों का कंपैरिजन कैसे करना है और कब कब क्या क्या होता है, बस ये आपको एक बार याद हो जाए और वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे आराम से। ये रहा हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी 2 इक्वेशन यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग वही चेक कर लेते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है भाई, A1 2 है और A2 4 है, तो ये आ गया आपका 1/2 निकल करके। अब निकालते हैं अपन, यानी 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तब इतना आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं अपन B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू। तो यहाँ पर B1 के साथ 1 है और B2 के साथ 2 है, तो ये भी 1/2 आ गया। अब चलो C1 C2 भी चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ से अच्छा ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं रहते तभी हमारा एक यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इक्वल तो हो गया, यानी कि यहाँ भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारा काम आसान है। जब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो फाइंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि भैया यूनिक सोल्यूशन हो तभी फाइंड करना। तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 10 और इसको भी कट करोगे तो 5 के टेबल से 1 एंड 2 टाइम पे ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रहा है कि तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल। पिछले बार तो इक्वल नहीं थे, इस बार तीनों इक्वल हो गए। और सॉरी A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, और फिर वो भी इक्वल हो गया C1/C2 का। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे पास है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फाइनाइटली, है ना। बाकी डिटेल में लिखते रहना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, बस यहीं तक हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर एक हमारा सॉल्यूशन रहता है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है, तब हम लोग फाइंड करते। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वहाँ पर क्या है। देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में और चौथे वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा काम आसान कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो के आपको दिख रहा है ना दोनों में, उनका वैल्यू फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, तो हमको साफ साफ बोल गया कि विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ये पहले से हम लोग को बता दिया गया है। यानी कि A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यही होगा कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, और वहीं से अपने को के का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, आइए कॉपी में समझा दूँ। तो देखो ये रहा हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे पहले, सबसे पहले कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। जब तुम लोग बोर्ड से बनाओगे देखो इस तरीके से डिटेल में लिखते रहना। मैं तुम लोग जानते ही हो कि हिंदी मीडियम का छात्र रह चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं इंग्लिश में नहीं झाड़ता हूँ, मैं सिंपल हिंदी में लिखता हूँ या फिर सिंपल इंग्लिश में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इसके यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए हमारा जो A1 डिवाइड बाई A2 होगा वो इक्वल नहीं होगा B1 डिवाइड बाई B2 के। बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखो A1 कितना है तो x के साथ k है, तो A1 का वैल्यू k हो जाएगा। डिवाइड बाई में A2 कितना है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू B1 कितना है तो 2 है, और B2 कितना है तो y के साथ 1 है तो 1 हो जाएगा। सिंपली 1 को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका k इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि 1 का k से मल्टीप्लाई होगा तो k ही आएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा k है वो 6 के इक्वल नहीं होगा, और यही इसका आंसर होगा। अब ये मत सोचो कि सर अब k का आंसर क्या होगा, तो k का आंसर कुछ भी हो सकता है, बस k का आंसर 6 नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आया। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपका आंसर इक्वल में आए। जैसे कि k की वैल्यू हमसे पहले पूछे जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5 ऐसे बताते थे ना। लेकिन अब आप क्लास 10th में आ गए बेटा, अब ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर नॉट इक्वल टू हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। फोर्थ वाला भी वही उसी का पार्ट है ना, यानी कि वहाँ पर भी मुझसे वही चीज़ बोला गया है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ भी हमारे पास A1 बाई A2 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा B1 बाई B2 के। ठीक है, ये तो पता चलिए कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, वही हमारे यूनिक सॉल्यूशन है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। A1 कितना है भैया 2 है, सॉरी 4 था, एक सेकेंड। A1 हमारे पास 4 है ऊपर में, और A2 जो है वो 2 है।
इक्वल के उस साइड में यानी नॉट इक्वल के उस साइड में b1 हमारे पास कितना है k है और b2 कितना है तो b2 हमारे पास 2 है। बस फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर पहले कट कर लो, 2 का टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 को k के पास ले जाएंगे तो हमारे पास k ही आएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू k इज़ द फाइनल आंसर। k इज़ नॉट इक्वल टू 4 ऐसे भी बोल सकते हो, 4 इज़ नॉट इक्वल टू k ऐसे ही बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर कि हमारा k का जो वैल्यू होगा वो 4 नहीं होगा। तो ये बन गया 4th नंबर। चलिए 5th बनाते हैं। 5th वाला भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करना है। और इस बार जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं इनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और लास्ट में इक्वल हो c1/c2 के, यानी तीनों जब आपस में इक्वल होते हैं रेशियो, तब जाकर के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो वहाँ से हम लोग को जो k का वैल्यू निकलेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर अब k भी जो है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह बना करके दिया हुआ है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। चलो बना लेते हैं इसे भी फटाफट। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, फटाफट हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि सिस्टम वी हैव, ऐसे करके लिख सकते हो पूरा सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हमको पता है कि हमारा a1/a2 जो होगा वो इक्वल होगा b1/b2 के और लास्ट वाला भी इक्वल होगा c1/c2 के। ओके बच्चा लोग, a1/a2 देखते हैं कहाँ पर है। तो a1 हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई में a2 हो जाएगा जो कि है k+2। ठीक है, k+2 दिख रहा है ना, x के साथ जो भी है वो हमारा a2 है। b1 कितना है तो ऊपर में 3 दिख रहा है, b2 कितना है तो ये है पूरा हमारे पास 2k + में 1। उसी तरीके से हमारा c1 कितना है तो 2 है, और c2 देखो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ रहेगा ना, कांस्टेंट हम जो भी रहेगा वो सभी हमारे पास होंगे c2, ध्यान रखना। यानी कि ये जो कंप्लीट हमें दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में k-1, ये पूरा का पूरा हमारा c2 है। ओके बच्चा लोग, अब सर जी इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो बस इसको ट्रांसफर कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर से आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट तीनों का ही आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी पहले इनका कर लो मल्टीप्लाई और फिर इसको ले आओ, या फिर दूसरा जो बेसिक तरीका है जो आपके बुक में दिया हुआ है, या फिर जो बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से, वो क्या तरीका है, डायरेक्ट ना करके आप दोनों के पार्ट्स कर लो। यानी कि जो हमारा a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग ले लेंगे 2 डिवाइड बाई k+2, इसको इक्वल ले लेंगे 3 डिवाइड बाई 2k + 1k। और उसी तरीके से जो b1/b2 है वो c1/c2 के भी बराबर है, तो हम लोग यहाँ से भी k का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 3 बाई में 2k + 1 जो कि b1/b2 का वैल्यू है वो इक्वल है c1/c2 के, यानी कि 2 ब्रैकेट में 2k - 1 इसके। ओके बच्चा लोग, तो इस तरीके से दोनों सेट काम करके आपको दोनों में से आंसर निकाल करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आंसर अलग अलग भी आ जाता है, तो अपने को फिर वहाँ पर समझना पड़ता है कि कहाँ से हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर तो फिलहाल मेरे हिसाब से दोनों का सेम ही आंसर आएगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास 2k + 1 यहाँ जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2k + 1, इधर हमारे पास 3 है और ब्रैकेट में k + 2 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 4k + में 2 1 = 2 इक्वल में हमारे पास 3k + में 3 2 = 6। k को इधर कर लो और नंबर को उधर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस में 3k। तो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं वो डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो इतना तुम आप लोग बना ही लोगे, मुझे पता है इतना इक्वेशन को। तो यहाँ से आपका जो k का वैल्यू आ गया वो आ गया 4। ठीक है, k का वैल्यू 4 निकल कर क्या गया। सिमिलरली इधर भी देखना आपको उतना ही आएगा। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2k माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2k माइनस का 2 का। समझ में ना, ये 2k - 2 कहाँ से आया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने ट्रांसफर किया है। इधर हमारे पास 2k + 1 पहले से है, तो ये 2 हो जाएगा और ये जा करके 2k + में 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 3 2 = 6 माइनस में 6k और माइनस में 3 2 जा हमारे पास फिर से 6 हो जाएगा। इधर 2 2 = 4k आ जाएगा और हमारा 2 1 = 2 हो जाएगा। नंबर को फिर से एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6k माइनस में 4k इक्वल को साइड में 2 और प्लस में 6। तो हमारे यहाँ से 2k निकल करके आ जा रहा है 8 के बराबर, यानी k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में 2 आएगा, और 8 के टेबल में यानी 2 के टेबल में 4 टाइम 8 आता है। तो k का वैल्यू आपका यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, दोनों कंडीशन में 4 निकल कर आ रहा है, इसलिए k = 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जब इसके हम लोग k का वैल्यू जब हम 4 रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो फिर इसके जो होंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, ये वाले इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो k का वैल्यू जो था वो 4 था। अब बढ़ते हैं हम लोग 5th के बाद 6th नंबर क्वेश्चन में, जहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ भी हमने सेम चीज़ कर लिया है, ये इक्वेशन उतारने के बाद लिख दे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि ये चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। तो सेम टू सेम काम करेंगे। a1 के बदले में हमारे पास 1 है तो 1 लिख दो, a2 के बदले में हमारे पास k + 1 है तो k + 1 लिख दो, b1 के पहले हमारे पास कितना है k + 1 है तो यहाँ पर k + 1, और b2 के बदले में हमारे पास 9 है तो 9 कर दो। फिर हमारे पास c1 के बदले में 4 और c2 के बदले में 5k + में 2 हो जाएगा। तो कई बार टीचर लोग इसको क्या करते हैं माइनस में और माइनस में लिखते हैं, और उसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि अगर आप इसको पूरा लेफ्ट साइड में लेकर के आओगे, जो हमारा
हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस फिर हमारे पास बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो उस कंडीशन में फिर ये इधर आकर के लेफ्ट साइड आकर के माइनस में हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे ही माइनस जाकर क्लास में कट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इसको लिखेंगे जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ये सी के फॉर्म में वही उतार दो बस, सेम टू सेम। यहाँ पर भी वही काम करना है फिर आपको a1/a2, और यानी कि इन दोनों को कंपेयर करना है और इन दोनों को करना है यूज़, और आपका k का वैल्यू आ जाएगा दोनों साइड से। ये हो जाएगा आपका k + 1 डिवाइड बाई 9, और इधर भी हमारे पास k + 1 डिवाइड बाई 9, और इक्वल को साइड में 4 डिवाइड बाई में 5k प्लस में 2। तो ये बन गया आपका 9 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के 9, इक्वल को साइड में हमारे पास k + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक ही बार लिख दिया k + 1 दो बार आ रहा है तो k + 1 का स्क्वायर। हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ से a का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास b का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और प्लस में 2ab यानी कि 2k हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में बना करके, तो ये क्या इक्वेशन बनेगा, अगर मैं सभी को लेफ्ट में ले आऊँ या फिर 9 को उधर ले जाता हूँ, 0 इक्वल टू हो जाएगा k² प्लस में हमारे पास हो जा रहा है 2k प्लस में 1 है, और ये 9 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारे इस तरीके से k² प्लस में 2k और माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जा रहा है ना। हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके पूरा लेफ्ट में 0 को राइट में लिख दिया, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। और जब आप पूरा का पूरा उठा करके लेफ्ट से राइट में करते हो तो हमें साइन वन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चा लोग। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास बीच में आ गया है 2k। अब अपने को थोड़ा सा इसको देखो उस तरीके से फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ रहा है, ध्यान रखना। तो हमारे पास 2k आ गया है, तो लेकिन नहीं यार, एक सेकंड मैं फालतू इतना मेहनत कर दिया, बुड़बक हूँ मैं भी। ओहो, लगता है मेरे को आरसीबी का भूत काट दिया है। आरसीबी हार रहा है ना, इसीलिए हार रहा है, भी क्योंकि बुड़बकाई करता है हमेशा, बॉलर लेता है बस, सॉरी बैटमैन लेता है, बॉलर लेता ही नहीं है। यहाँ पर देखो हमारे पास k + 1 का स्क्वायर था ना, तुम इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, यहाँ ये स्टेप ही मत करो, ये स्टेप यूज़ ही मत करो। यहाँ से आपका 9 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो ये हमारा रूट के अंदर 9 आ जाएगा, इक्वल को साइड में हमारे पास केवल k + 1 बच जाएगा। ओके, हमने स्क्वायर को क्या किया, इसे ट्रांसफर कर दिया तो ये रूट में आ गया। ये मेथड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो 9 जो है या तो प्लस या माइनस का 3 बन करके बाहर निकलेगा, तो k + 1 आ जाएगा। ओके बच्चा, समझ में आया ना मैंने क्या किया। जो 9 रहेगा वो डायरेक्ट आप 3 बना के नहीं निकालोगे, उसको प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं +9 जो होगा, सॉरी +3 अगर अंदर में रहेगा तो +3 का मल्टीप्लाई जब +3 से होगा तो भी 9 आता है, और -3 का जब -3 से मल्टीप्लाई होता है तो भी 9 आता है। इसीलिए हम लोग जब बाहर निकालते हैं रूट से ना कोई भी नंबर को, तो प्लस माइनस करके निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस में लूँ, इफ़ है ना, अगर मैं प्लस में लेता हूँ तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ़ +3 वी टेक +3, तो उस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा 3, 1 इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में k हो जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू k आएगा। ये पहला कंडीशन हुआ। और अगर मैं माइनस में लेता हूँ, इफ़ वी टेक -3, तो उस कंडीशन में -3 इधर रहेगा, ये प्लस वाला 1 इधर आकर के फिर -1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में प्लस वाला k रहेगा ही, तो -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो k के 2 वैल्यू निकल कर के आ रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर मैं k का कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा आंसर निकल कर के आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, k + 1, और इस साइड में हमारे पास हो जाएगा 5k प्लस में 2, और इक्वल को साइड में 9 4 हमारे पास 36 आ जा रहा है। फिर से आप इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से, या फिर आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप यहीं पे k का दोनों वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, या तो k का वैल्यू यहाँ से निकाल ही सकते हो। तो पुट करूँगा तो हो सकता है कि एक बार गलत हो फिर एक बार सही हो, तो उससे टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट निकाल ही देता हूँ। ये हो जाएगा आपके यहाँ से 6k² प्लस में हमारे पास 2k आ जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास 5 का 1 से मल्टीप्लाई करके 5k, और 2 1 जा 2 हो गया, इक्वल को साइड में 36 आ गया। तो यहाँ से भैया हमारा बन जाएगा ये 6k² प्लस में 7k प्लस में 2 माइनस में 36 इक्वल टू 0, इट मीन्स 6k² प्लस में 7k, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का 34, और इक्वल को साइड में 0 आ गया। ठीक है, तो फैक्टराइज करते जाऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसीलिए अब मैं यहाँ से k का वैल्यू पुट करता हूँ कि अगर मैं इफ़ k इक्वल टू k का वैल्यू, या फिर ये शुरू में ही पुट करना था, और मेरा कहाँ है ध्यान, शुरू में पुट करते तो जल्दी बन जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, k इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे हो जाएगा 6 × 2 का स्क्वायर प्लस में 7 × 2 माइनस का 34। तो यहाँ से आपका जब सॉल्व करेंगे अपन तो देखते हैं कितना आता है। जब सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाएगा तो यानी k का वैल्यू 2 है, और अगर 0 नहीं आया तो k का वैल्यू 2 नहीं होगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 6 4 हमारा 24 हो गया, प्लस में हमारे पास 7 दूनी 14 हो गया, और माइनस का हमारे पास ये 34 है, प्लस का 34 आ जाता है ना,
तो काम यहीं पे हो जाता है। इक्वल टू साइड में 0 हो गया तो ये बन जाएगा आपका 38 माइनस में इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, माइनस में 34 इक्वल टू आ जा रहा है हमारे पास कितना 4 निकल करके आ रहा है। तो जब हमने 2 पुट किया तो इक्वल टू 4 आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है 0 का, यानी कि 2 आंसर नहीं हुआ, लेकिन बुक में इसका आंसर 2 दिया हुआ है, यानी कि मैंने कहीं पर गड़बड़ किया है उतारने में। क्या अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो हमारे पास ये आएगा, अगर मैं इस 5K को इधर ले आता हूँ माइनस में हो जाएगा -5K, और ये 2 जो होगा वो माइनस का 2 भी बन जाएगा। फिर अगर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से तो माइनस से माइनस ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 5K + 2 ही तो रहेगा। ठीक तो है यार, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है दादा? ट्रांसफ़र 6K, अच्छा यार तभी तो हम लोग गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है। K का K से मल्टीप्लाई होगा तो 5K² ना होगा यहाँ पर, मैंने 6K² कहाँ से लिख दिया है। सच्ची में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा लगता है। ये RCB नहीं जीतेगी ना तो मेरा सच्ची में दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। RCB को जितवाओ यार, कोई तो जितवा दो, कुछ तो कराओ उन गधों का। तो यहाँ पर फिर भी तो 5K² अगर हो रहा है, K का 2 से 2K, 5 का 1 से हो रहा है तो 5 1 जा 5K, और 2 का 1 से हो रहा है तो 2 1 जा 2 हो रहा है। ये तो ठीक है। इक्वल टू साइड में 9 4 जा 36 ही होता है, हाँ 36 ही होता है, सही था। अगर ये बन जाएगा 5K + 7K + 2 - 34 हो गया, ये ठीक है, यहाँ पर भी सही है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 20 आ जाएगा। यस, अब सही हो गया। तो अगर ये 20 और 14 मिलकर 34 हो जा रहे हैं तो अब ये लाइन मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया कि इक्वल टू मेरा 0 आ गया। तो अगर हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर से लेफ्ट वाले पार्ट में हमने K का वैल्यू 2 रखा, और K का वैल्यू जब 2 रखा, 2 हमको कहाँ से पता चला, हमने यहाँ पर पहले ही वैल्यू निकाल करके रख लिया था। तो जब हमने K का वैल्यू 2 रखा तो हमारा इक्वल टू 0 आ जा रहा है, जो कि राइट में पहले से दिया हुआ है। इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर आप लिखोगे K = 2 इज़ सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए है ना, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो K = 2 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कभी भी जब दो हमारे पास सॉल्यूशन निकल करके आए ना तो दोनों को पुट करके देखो। अगर पहली बार में हमारा आंसर निकल करके आ जा रहा है, यानी कि पहली बार में अगर सेटिस्फाई कर दे रहा है तो समझ जाओ कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और अगर पहली बार में सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर हम दूसरा जो K का वैल्यू था -4 जो था उसको फिर मैं यहाँ पर पुट करता और फिर चेक करता है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें पक्का सेटिस्फाई, यानी दोनों में से कोई एक तो हमारा सॉल्यूशन जरूर हो जाता है। ठीक है, तो K का जो वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, ना कि -4। जब तुम -4 यहाँ पर पुट करोगे ना सेकंड वाले में, तो वो फिर तुम्हारा आंसर देखना नहीं आएगा, तुम्हारा इक्वल टू 0 नहीं आएगा। दूसरा जो काम और कर सकते हो वो भी मैं सिखा दे रहा हूँ। तुम चाहो तो यहीं पर स्टार्टिंग में ही तुम क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। जैसे देखो हमने यहाँ पर इतना लंबा पुट किया ना सॉल्व करके, तुम नहीं चाहते इतना टाइम वेस्ट करना, तो एक शॉर्टकट मेथड है, ये भी मैं यहीं पे बगल में सिखा देता हूँ। तुम यहाँ पर K के बदले में 2 पुट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि जब तुमको मैं नोट्स दूँ तो तुमको याद रहे कि सर ने यहाँ पे क्या किया है, खिचड़ी क्या बनाया है। तो K के बदले में अगर मान लो मैं 2 पुट करता तो 2 + 1 हो जाता डायरेक्ट, और इधर 5 × 2 प्लस में 2 हो जाता है। लेफ्ट साइड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हमारा 3 आ जाता है, मल्टीप्लाई में 5 2 जा 10, और 10 में 2 को प्लस कर दो तो 12 आ जाता है। 12 3 जा कितना होता है 36 होता है। तो तुम्हारा एक ही बार में आंसर आ जाता है। इतना लंबा चौड़ा भी तुमको करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कर दिया था तो मैं चाहता नहीं था कि बेकार दिखे मेरे नोट्स, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन तुम एग्जाम में जब बनाओगे तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर ही अपना सॉल्यूशन को पुट करके चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो वैल्यू है वो 2 है या फिर -4 है। ठीक है, तो तुम लोग ये काम जरूर करना एग्जाम में, यही आपका फाइनल आंसर है कि यहाँ से निकल करके आएगा। और यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखना कि भैया जब हमने K = 2 रखा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारा जो K का वैल्यू है 2 होगा। -4 भी चेक कर लो तुम लोग, इसी में करके देखना तुम्हारा आंसर 36 आएगा ही नहीं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन बेटर कंप्लीट होता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उसके लिए सॉरी। और आप जानती हो कि टीचर होता है, टीचर से गड़बड़ हो ही जाते हैं कई बार, और खास करके RD नंबर के जब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो तब तो बहुत गड़बड़ होते हैं। तो गड़बड़ को माफ़ कर देना। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ेंगे और 7th वाला क्वेश्चन बनाएंगे जो कि सेम टू सेम है, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 से लेकर के 8 तक के सभी क्वेश्चन में वही चीज़ बोला था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो इनको भी हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे। आइए सॉल्व करें। यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है, हमने लिख लिया a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, फिर इक्वल होगा c1/c2 के। सो हमारे पास 2 / x है ना, सॉरी 2 / 6 जो है, यहाँ पर हमारे पास a1/a2 का वैल्यू वो इक्वल होगा b1/b2 के, जो कि है k - 2 डिवाइड बाई में 2k - 1, और फिर वो इक्वल होगा c1/c2 के, यानी कि k बाई में 2k + 5 के बराबर हो गया। पहले जैसे ही काम करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। यहाँ पर हम लोग चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तुम लोग 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 कर सकते हो कि कट हो रहा है तो हम लोग छोटा कर ही लेंगे ताकि काम और आसान हो जाए। अब हम लोग लिखेंगे कि 1/3 है वो इक्वल है k - 2 डिवाइड बाई 2k - 1 के, और उसी तरीके से k - 2 डिवाइड बाई 2k - 1 जो है वो इक्वल है k डिवाइड बाई 2k + 5 के।
तो यहाँ से बस वैल्यू आपका एक ही बार में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इस बार गड़बड़ नहीं होगा। ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k - 1 आ जाएगा, और इक्वल टू साइड में हमारे पास 3 का k से मल्टीप्लाई होगा तो 3k, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दिया, ब्रैकेट वगैरह लगा करके डबल काम नहीं बढ़ाया। 2k को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर आपका -1 है, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3k है, ये 2k उधर जाकर के माइनस का 2k हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 5 और इक्वल को साइड में आ जाएगा k, यानी कि जो k की वैल्यू होगी इस बार 5 होगी कंफर्म। यहाँ पर बुक में दिया है कि नहीं दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7, हाँ दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाना है आंसर। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर भी सॉल्व करोगे, इसको इधर और इसको इधर ले जाना, तो k - 2 और ये हो जाएगा आपका 2k प्लस में 5 इक्वल को साइड में k और ब्रैकेट में हमारे पास 2k - 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना, और इस बार देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर से, जैसे पिछले बार मैंने गलती किया था वो गलती यहाँ पर नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट यहाँ पर रखूँगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैं इसको लिखूँगा LHS, लेफ्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो k के बदले में 5 माइनस में 2 और इधर हो जाएगा 2 × 5 प्लस में 5, तो ये कितना निकल कर क्या रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 और 5 15 से, तो ये बन जाएगा आपका कितना 45, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैं जब सॉल्व किया तो 45 आ रहा है। अब उसी तरीके से मैं RHS का अगर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर LHS का में भी लिखना कि इफ़ k = 5, हमने k का जो वैल्यू है वो कितना रख दिया है, वो 5 रख दिया है, k = 5, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जब RHS में हम लोग सॉल्व करेंगे तो k के बदले में वहाँ पर भी मैं 5 रखूँगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 2k - में 1, तो ये बन गया आपका फिर से वही 5, यहाँ हो जाएगा 2 × 5 माइनस में 1, तो ये बन गया आपका 5 मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आएगा, तो ये भी हमारे पास 45 ही होता है। तो देखा आपने LHS = RHS आ गया, यानी कि वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर कि हमारा जो k का वैल्यू है वो 5 ही होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर भी आप डिटेल में इसको सॉल्व करने नहीं जाओगे, इक्वेशन नहीं बनाओगे, मेरे जैसे बुढ़वा जैसा काम नहीं करोगे, ठीक है। 7 कंप्लीट। चलो 8th वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा 8th नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट काम कर दूँ ना फटाफट, लिखने उठे तो तुम लोग सीख ही गए हो। A1/A2 होगा B1/B2 के बराबर, और फिर वो इक्वल हो जाएगा C1/C2 के। A1 हमारे पास 2 है बबुआ, A2 कितना है, k + 1 है, तुम लोग देख रहे हो एनर्जी आ गया सर में, हाँ बेटा एनर्जी आ गया क्योंकि मैं पानी पी लिया हूँ, पानी पीने से बहुत एनर्जी आ जाता है। ये हो जाएगा B1/B2, C1/C2 के लिए 7 में 4k + में 1 आ जाएगा। चलो डब्बा बना लो, दो अलग अलग पार्ट कर दो, यहाँ से कर दो आप लोग 2 में k + 1 इक्वल को साइड में 3 में 2k - में 1, इधर 3 में 2k - में 1 और इक्वल को साइड में 7 में कितना भैया 4k + में 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जब मेरे पास 4 आ जाएगा, 4k 1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस की साइन के साथ है। 3 का k से मल्टीप्लाई होगा तो 3k और 1 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। 3k को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस में 3k इक्वल को साइड में 3 है और ये 2 उधर जाकर के प्लस वाला हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो k का वैल्यू है वो कितना निकल करके आ गया 5 निकल करके, पिछले बार की तरह ना यार 8वां का भी 5 दिया है क्या, हाँ यहाँ पर भी 5 दिया है, यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं। उसके बाद फिर अब इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4k + में 1 इक्वल को साइड में 7 ब्रैकेट में 2k माइनस में 1। वही काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम कर लेते हैं, ईजी लगेगा है ना। इफ़ k = 5, k का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 4 × 5 प्लस में 1, तो ये हो गया 3 4 5 20 और 1 हो गया 21। तो ये गुणा जब करोगे तो तुम्हारा कितना निकल करके आएगा 63 निकल करके आ जाएगा। फिर अगर RHS को लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं तो 7 ब्रैकेट में 2k है तो 2 × 5 कर दो माइनस में 1 कर दो तो ये हो जाएगा 7 5 दूनी 10, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, यानी कि 7 का गुणा 9 से करना है अपने को। ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो 9 आया, तो 7 9 कितना होता है वो 63 होता है। तो बस LHS = RHS आ गया, यानी कि हमारे पास k का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा तो k = 5 भी होगा। ये हमारा फाइनल हो गया। यहाँ से 8th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 9th वाले क्वेश्चन में आते हैं। फालतू का क्वेश्चन रहता है, इस साल आता हो तो बहुत कम है। 2000 कब आया था लास्ट टाइम, सन 2000 में आया था, तुम लोग तो पैदा भी नहीं होगे। चलो जो 9th नंबर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखो बाबू 9th वाला क्वेश्चन भी सिमिलरली उसी के टाइप से दे दिया है, बस यहाँ पर बोल दिया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के। तो पिछले बार जो हम लोग इक्वल लेकर के आ रहे थे ना लेफ्ट हैंड राइट साइड को, वैसे यहाँ पर बस नॉट इक्वल लाना है, बाकी सेम टू सेम ही बनेगा पिछले बार की तरह ही। चलो 9वां वाला है, 10वां वाला और 11वां वाला, तीनों वाला में सेम काम करना है, हम लोग काम कर लेते हैं। ये रहा 9th नंबर का क्वेश्चन बबुआ लोग। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और एक कब होता है जब पैरेलल लाइन बनता है, और पैरेलल लाइन कब बनता है सर जी, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन वो दोनों इक्वल ना हो C1/C2 के, तब उस कंडीशन में ये बनता है। A1 कितना है गुरुदेव, तो A1 है 2, A2 कितना है तो 5 है,
इक्वल हो जाएगा b1 कितना है k और b2 कितना है तो -7 है। इक्वल नहीं होगा वो दोनों c1/c2 के यानी कि 11/5 के। चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से और k की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो वही काम करना पड़ेगा जो पहले किया हो ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो k डिवाइड बाई -7 होगा और इधर भी हमारे पास k डिवाइड बाई -7 इज़ नॉट इक्वल टू 11/5 ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 14 हो जाएगा माइनस के साइन के साथ और इक्वल के उस साइड में हमारे पास, अच्छा k को उधर ही रहने दो, 7 2 हमारे पास 14 हो गया ना, 5 को यहीं पर लिया नीचे ही रहने तो कोई नो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 5 को k के पास भेजूंगा फिर ट्रांसफर करके नीचे ही लाना पड़ेगा, तो मैं क्यों भेजूँ 5 को दोबारा, नहीं फालतू में टाइम वेस्ट करके। तो k की जो वैल्यू होगी वो ना -14/5 होगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब इसको अपन को यहाँ पर पुट करके भी चेक कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पर k के बदले में लिखेंगे -14 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई में हमारे पास है -7, ओके। तो अब ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -14 है ना, ऐसे ना होगा, हाँ यार इसके नीचे कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 सेकेंड 1 ऊपर चला जाएगा और जो 7 है वो 5 के पास आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 14 हो जाएगा। तो ये निकल करके कितना आ जा रहा है हमारे पास, ये निकल करके आ जा रहा है 2 डिवाइड बाई 5 जो कि इक्वल नहीं है 11 डिवाइड बाई 5 के। इधर इक्वल 11 डिवाइड बाई 5 आया था, इधर हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 आ रहा है। सो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि k का जो हमने वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। क्यों बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल नहीं आ रहा और नहीं आना भी चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है ना इस बार, जैसे पिछले बार इक्वल आ रहा था, तो अगर इक्वल आ जाता तो बेटा k का वैल्यू गलत हो जाता, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा है कि लास्ट में इक्वल नहीं आना चाहिए, तो लास्ट में इक्वल नहीं आया, देखो अलग अलग आ गया, तो इसीलिए हमारा आंसर सही है। तो 9th नंबर समझ में आ गया। इसका अगला पार्ट ये रहा 10th नंबर का इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका k डिवाइड बाई में आ जाएगा 12 इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइड बाई में फिर से आ जाएगा k नॉट इक्वल हो जाएगा हमारे पास k -3 डिवाइड बाई में 6 के। दो पार्ट बना लीजिए यहीं से। ये हो गया आपका k बाई में 12 इक्वल टू 3 बाई में k के। इक्वल के इस साइड में हमारे पास हो जाएगा, यानी सॉरी डिवाइड के इस पार्ट में हो जाएगा 3 बाई में k इज़ नॉट इक्वल टू k -3 डिवाइड बाई 6 के। k का k से मल्टीप्लाई होगा, k का स्क्वायर आ गया, इक्वल के साइड में 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 12 जा तो हमारे पास 36 बना लेगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 36, यानी जो k की वैल्यू होगी वो यहाँ से प्लस या माइनस की 6 बन करके बाहर निकलेगी। तो k का वैल्यू या तो +6 होगा या फिर -6 होगा। अब वो हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर चेक करके पता चलेगा। पहले तो अपन यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट इफ़ k इक्वल टू प्लस वाला 6, मैक्सिमम प्लस आंसर रहता है तो प्लस वाली लेकर के देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 6 करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 3 1 3 3 2 6। और उसी तरीके से हमारे पास राइट साइड में RHS में अगर मैं यहाँ पर प्लस वाला 6 पुट करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस में 3 डिवाइड बाई में 6, तो ये हो गया हमारा 6 में 3 माइनस हो तो 3 बाई में 6 इधर है, ये तो 1/2 यहाँ भी आ गया, इक्वल आ गया, जबकि इक्वल नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए हमारा k इक्वल टू है ना, हमारा जो क्या बोल सकते हो प्लस वाला 6 तो आंसर नहीं होगा। अब अगेन करके लिखोगे तुम लोग, भैया एक चीज़ तो गड़बड़ हो गया, भैया माफ़ कर दो, तो नहीं है तो मीम बनता है ना, भैया मेरे जुबान से निकल गई, गलती हो गई, वही वाला गलती हो गया। गलती नहीं हुआ है, तुम लोग एग्जाम में बनाओगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगला काम करेंगे हम लोग, k इज़ इक्वल टू -6 लेकर के, इफ़ k इज़ इक्वल टू -6 तब हम लोग LHS लेंगे और इस बार हमारा नॉट इक्वल आना चाहिए भैया, क्योंकि हमारे बीच में नॉट इक्वल लगा है, तो नॉट इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो -6 डिवाइड बाई सॉरी -6 नहीं है, 3 बाई में किया था ना दादा, ये 3 है डिवाइड बाई में -6 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारा 3 1 3 एंड 3 2 6, यानी कि माइनस का 1/2 आ रहा है। और उसी तरीके से अगर अपन RHS को बनाते हैं तो हमारे पास कितना है, RHS में हमारे पास k है, k के बदले में हम लोग लिखेंगे -6 फिर -3 डिवाइड बाई में 6, तो ये हो जाएगा आपका -9 बाई में 6, तो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 3 9 3 2 6, तो -3/2 आ गया। तो इस बार नॉट इक्वल आ गया, इसीलिए हमारा जो k का वैल्यू होगा वो सही सही -6 होगा, क्योंकि वो हमारा नॉट इक्वल लेकर के आ रहा है लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल लिखते हो, इस बार लिखो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना मजा आया लिखने में, और इक्वल नहीं आया तब हमारा आंसर सही हुआ है। तो ये देखो कई बार मैथ में ऐसी मज़ेदार चीज़ें होती रहती है। 10वां क्वेश्चन बन गया बबुआ लोग, चलो 11वां बनाया। तो ये रहा 11th नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी वही काम करना है अपने को, k डिवाइड बाई 12 लिख लेना है। 11वां भी सेम है क्या यार, एक सेकेंड, नहीं थोड़ा सा अलग है, लास्ट में लगा, उधर हमारे पास 6 था, बाकी वही मैं सोचा कि पिछले बार भी इसी टाइप से था। चलो अलग हल्का सा, b1 बाई b2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई k हो जाएगा, और फिर नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k -3 डिवाइड बाई में k। ओके बच्चा लोग, ये बन गया आपका यहाँ से k बाई में 12 इक्वल टू 3 बाई में k, और यहाँ हो जाएगा 3 बाई में k इज़ नॉट इक्वल टू k -3 डिवाइड बाई k।
ये बन गया आपका यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि फिर से वही हो जाएगा के इक्वल टू रूट के अंदर 36, यानी कि के की जो वैल्यू होगी या तो प्लस होगी या तो माइनस की 6 होगी, के का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। इस बार मैं देख लेता हूँ यार कितना है, माइनस का 6 दिया हुआ है बुक में, क्योंकि तुम लोग पता है कि प्लस 6 रखूंगा तो फिर कैसे करना है वो चीज़ तुम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हो। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इस बार लेफ्ट हैंड साइड में इफ़ के इक्वल टू -6, है ना, क्योंकि मुझे पता है -6 ही आंसर है, मैं बुक में सामने देख रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, एक तरह से कह सकते हो, तो कोनो दिक्कत नहीं है, चीटिंग करना ही है, तुम लोग को समझाना तो है मेरे को मतलब। तो 3 1 3, 3 2 6 फिर हो जाएगा। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लेफ्ट लिख ही चुका हूँ, अब हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड में, वही काम करने वाले हैं के और हो के बदले में माइनस का 6 और फिर माइनस का 3 डिवाइड बाई में फिर से माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से माइनस का 9 डिवाइड बाई माइनस का 6, तो ये बन गया आपका यहाँ से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 आ गया हमारे पास। तो वही चीज़ हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा आंसर वैल्यू सही है, इसलिए जो के होगा वो इक्वल टू होगा -6 के। अगर +6 लेता ना तो बेटा इक्वल आ जाता है, लेफ्ट और राइट वाला पिछले बार की तरह, तो गड़बड़ हो जाता है। तो 11th कंप्लीट हो रहा है बब्बू वालों। चलो देखते हैं 12वां वाला में क्या दिया हुआ है, जो कि 2019 में आया हुआ है, और ई टाइप से क्वेश्चन अब आता है। अब क्वेश्चन जो है ना ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स बना करके आते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन अब नहीं आने वाला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx + 3y + 3 - c इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा सिस्टम है 12x + cy - c इक्वल टू 0 हैज़ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन के इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए थे वैसे वाला है। बताइए भैया जो सी यहाँ पर छुपा हुआ है ना उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, ये दोनों हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, हमने लिख लिया कि भैया इसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो इसलिए हमारा ये कंडीशन यहाँ पर होगा। अब हम लोग आते हैं सॉल्व करने में। a1 कितना है, a1 हमारे पास c है तो यहाँ पर c लिखो, डिवाइड बाई a2 कितना है तो 12 है, b1 कितना है तो 3 है, और b2 भी हमारे पास c है, देख लो यहाँ पर ध्यान से। फिर इक्वल को साइड में c1 देखो कितना है, तो ये हमारे पास पूरा देखो कि ध्यान रखना कि y के बाद जो भी पूरे के पूरे टर्म्स है वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। तो ये पूरा का पूरा c का वैल्यू है, लास्ट वाले का वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा c1 यानी कि 3 माइनस में c, और यहाँ पर केवल हमारे पास माइनस का c दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे में लिख दोगे माइनस का c, बस इतना ही। अब क्या कम करना है तुम लोग पता ही कि 2 पार्ट बना लेने हैं, एक हो जाएगा c/में 12, एक हो जाएगा 3/में c, इधर हो जाएगा हमारा 3/में c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस में c डिवाइड बाई में माइनस का c। डायरेक्ट कर दूँ क्या इसको, लेकिन नहीं सी को मल्टीप्लाई करूँगा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। सी को बनाते जैसे पहले बनाते तो वैसे ही बनाएंगे। सी का स्क्वायर हो गया, 12 3 36 हो गया, तो यहाँ भी वही चीज़ आ रहा है हमारा सी इक्वल टू रूट के अंदर 36, यानी कि जो सी होगा या तो प्लस होगा या तो माइनस का 6 होगा। ओके बच्चा लोग, चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है यार, इसका आंसर मैं देख लेता हूँ बुक में, एक बार रुक जाओ ताकि मैं डबल काम ना करना पड़े। प्लस वाला ही सी है जो कि मैं नॉर्मली लेता भी हूँ, तो ठीक है। इफ़ सी इक्वल टू प्लस वाला 6, तब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है 3 डिवाइड बाई सी, तो 3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। और जब हम लोग राइट साइड लेंगे, और इस बार देखना इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि इस बार हमारे लास्ट में इक्वल का साइन लगाई, बीच में इक्वल है ना, तो इक्वल में आना चाहिए। ये जगह 3 माइनस में सी है तो माइनस में 6 हो जाएगा, डिवाइड में माइनस का 6 है ही हमारे पास, तो ये बन गया ऊपर है माइनस का 3, नीचे में माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 आ गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, यानी कि इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसीलिए जो सी का वैल्यू होगा वो प्लस वाला सी होगा, नॉट माइनस वाला। खत्म चीज़। अच्छा एक चीज़ तुम लोग और कर सकते हो जो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, अगर करना चाहो तो तुम यहाँ से भी सी की वैल्यू निकाल करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा 2 ही वैल्यू निकलेगा। माइनस सी इधर जा करके हमारे पास -3c बना लेगा, फिर सी इधर जाएगा तो 3c और माइनस सी का स्क्वायर आएगा, तो वहाँ से भी तुम्हारा 2 वैल्यू निकलेगा, तो उससे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए तुम लोग यही मतलब जो हमारा ये वाला मेथड है, इस मेथड को यूज़ करो तो ज़्यादा टाइम बचता है इससे, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन खत्म। चलो 13th में देखें क्या दिया है। तो 13th वाला मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम, यानी कि 2 हमारे पास वही दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें के की वैल्यू निकालनी है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो तो बताइए के का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करेंगे, और वहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे पहला बार। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इसका नो सॉल्यूशन हो, यानी कि सॉल्यूशन ही ना हो, तो उस कंडीशन में a1/2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करेंगे, तब नो सॉल्यूशन वाला हमारा जो के का वैल्यू वो निकल करके आएगा। और लास्ट में बोल रहा है हमसे एक और चीज पूछ रहा है कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ के, यानी कि क्या कोई भी के का ऐसा वैल्यू है फॉर विच द सिस्टम हैज़ अ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिससे आप सिस्टम का यानी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो के का क्या वैसा कोई वैल्यू है, तो वो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले अपन यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे, जहाँ पर हमें पता है a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं होता है b1/b2 का, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यानी कि हमारा 2/3 जो होगा
वो इक्वल नहीं होगा हमारा k डिवाइड बाई में -5 हमने दोनों वैल्यूज़ यहाँ से उतार लिए, k को उधर ही रहने दो, -5 को इधर ले आओ, तो -5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 डिवाइड बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू k। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा कि k की वैल्यू जो होगी वो -10/3 नहीं होगी, पहले वाला यूनिक सॉल्यूशन के लिए। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है सेकेंड वाले में कि अगर हमारे पास इन्फानाइट हो, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नो सॉल्यूशन। दूसरा वाले में बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही कि जब सॉल्यूशन नहीं रहता है उस कंडीशन में हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं c1/c2 के। a1/a2 हम लोग देख चुके हैं कितना है, 2/3 है, फिर हमारा इक्वल हो जाएगा ये k/-5 का, और फिर यहाँ से हमारे पास नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये c1/c2 के, जो कि हमारे पास 1/7 के। ओके बच्चा लोग, अब देखो इसको तुम लोगों को मैं एक और तरीका सिखाता हूँ बनाने के लिए। हम लोग हर बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस बार वैसे ही करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक बार जरूर कि हमारे पास 2/3 जो है वो k/-5 है, यानी कि यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ बनेगा -10 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू k, यानी k की जो वैल्यू होगी वो -10/3 होगी। अब इसी वैल्यू को तुम यहाँ पर पुट करके चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप लोग, हमने क्या करते थे, इसको ऐसे लिखते थे k/-5 नॉट इक्वल टू 1/7। एक तो ये तरीका है कि तुम इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दूसरा तरीका है कि तुम यहीं पे k का वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो छोटा सा k है ना, बड़ा सा रहता है तब मल्टीप्लाई करके तुम लोग को दिखाना पड़ता है। बड़ा वाला में भी तुम लोग अगर नहीं करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके देता हूँ, k का वैल्यू अगर मैं -10/3 पुट करता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी कि b1/b2 में, तो उसको अपन चेक करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ शॉर्टकट में, b1/b2 नहीं लिखता हूँ, और डिवाइड में हमारे पास -5 है ही, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, या फिर नीचे ही लिखते जाऊँ, नहीं तो बच्चे लोग फिर कन्फ्यूजन है, सर इसका वैल्यू आपने लिखा है, बिल्कुल मैं उसका वैल्यू अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 1 ऊपर जाकर के -10, नीचे में 3 मल्टीप्लाई में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर में 2 आ रहा है और नीचे में हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जब हमने b1/b2 को सॉल्व किया तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि b1/b2 जो है हमारे पास 2/3 निकल करके आ रहा है, जबकि हमें c1/c2 जो है वो कितना दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग कि b1/b2 जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के, और हमको इक्वल नहीं भी चाहिए। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वल नहीं आना चाहिए ना, लास्ट वाला इक्वल नहीं आना चाहिए क्योंकि नो सॉल्यूशन है, इसीलिए हमारा जो k का वैल्यू होगा वो -10/3 होगा। तो इसमें मैंने एक नया चीज़ तुमको ये सिखाया कि तुम जो मैंने मेथड्स वहाँ पे बताए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम डायरेक्ट यहाँ पर b1/b2 का और c1/c2 का वैल्यू को कंपेयर ऐसे भी कर सकते हो। k का वैल्यू पुट करके b1/b2 का वैल्यू निकाल लो, और अगर इधर हमारे पास मान लो कहीं पे k रहता तो फिर मैं उसमें भी k का वैल्यू पुट करके c1/c2 भी निकाल लेता। दोनों को मैं देखता हूँ, दोनों में देखता कि भैया इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों बत्ती एक ही पड़ जाता है, पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखो, उसमें कई बच्चों को लगता है कि सर वो बड़ा है, कई बच्चों को लगता है ये बड़ा है, तो तुमको जो भी लगे इजी वो कर लो। मैं चलता हूँ तीसरे वाले कंडीशन में, जो हमसे पूरा गया था कि अगर इसके इन्फिनाइट वैल्यू सोल्यूशन हो, इफ़ इनफाइनाइट मैनी, सॉरी एन छूट जा रही है, कहाँ चली गई एन, यहाँ पे एन भी आएगी, सॉल्यूशन। अगर हमारे पास इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में हमारे पास a1/a2 होगा इक्वल b1/b2 के, और फिर वो इक्वल होगा c1/c2 के, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो a1/a2 कितना है हमारे पास 2/3 है, इक्वल हो जाएगा b1/b2 कितना है तो k/-5 है, और c1/c2 कितना है 1/7 है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर मैं k का कुछ भी वैल्यू रखूँ, तुम लोग दिमाग लगाओ यहाँ पर साफ साफ देखो, k का मैं अगर कुछ भी वैल्यू रखता हूँ -10/3 रखता हूँ जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो भी हमारे पास ये वाला पार्ट देख लो तुम लोग और ये पार्ट देखो, क्या ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है ना। तो हम लोग वैल्यू रख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लोग वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। जब तुम वैल्यू रखोगे इसमें और इसमें तो तुम्हारा दोनों में k का अलग अलग आंसर आ जाएगा, तो तुमको वहाँ समझ में आ जाएगा कि भैया हमारे इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि हेयर हमारे पास भी साफ साफ दिख रहा है कि जो a1/a2 है वो तो इक्वल है ही नहीं c1/c2 के। चलो b1/b2 में मान लो इक्वल आ भी जाता है, कुछ हम लोग तिगड़म करके यहाँ पर k का कुछ ऐसा वैल्यू निकाल लें जिससे आ भी जाए इक्वल, लेकिन c1/c2 तो इक्वल होगा ही नहीं ना, इसीलिए यहाँ पर नो है ना, हमारा जो आंसर होगा बड़ा सुनो होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था भैया, क्वेश्चन नंबर 13 में कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो नो देयर आर नो होगा नो एनी वैल्यू। देखो इंग्लिश की मजाक ना उड़ाना, बस तुम लोग अच्छे से स्टेटमेंट बना लेना, नो एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच, बाकी तो उतना भी खराब नहीं लिखता हूँ यार, तोड़ मोड़ के मैं इसकी ठीक ठाक लिख ही लेता हूँ, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। समझ में आ गया बोलो, यानी कि के का हम लोग कोई भी ऐसा वैल्यू रख ही नहीं सकते कि हमारा जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि यहीं पर दिख गया कि भैया इक्वल होना चाहिए ना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए, और a1/a2 और c1/c2 तो इक्वल दिख ही रहा है कि ये नहीं है हमारे पास, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो में इतने ही रोकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। और कब करेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे, बहुत सारा शेयर करोगे, तब फिर हम लोग आगे के जो क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी इसके जो अगला एक्सरसाइज है उसका वीडियो तो मैं जरूर बनाऊंगा, टेंशन नहीं लो। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस इस वीडियो को शेयर करना ताकि इसका जो कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन है वो मैं अपलोड कर सकूँ।